हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था वर्क परमिट के ऊपर, जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर दिया था, उसका उस वीडियो पे आपका बहुत प्यार मिला। आपने उस वीडियो को बहुत लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं अपना नया वीडियो शुरू करता हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है कनाडा वीज़ा में, तो वो कितने दिन के बाद आप उसके लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपका कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर रिफ्यूज़ल आ जाता है, अगर आपने अप्लाई किया और उसके बाद रिफ्यूज़ल लेटर आ जाती है, तो आप कितनी देर के बाद दोबारा उसको रीअप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इस वीडियो में हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। तो पहले पार्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, किसी भी जगह का वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, या हम यहाँ पे कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं, टेम्पररी रेजिडेंट भी वीज़ा भी कहते हैं, और विजिटर वीज़ा भी कहते हैं। अगर आपने वो किसी एजेंट के द्वारा अप्लाई किया और उस एजेंट ने कहा है कि आप मुझे अपना पासपोर्ट दे दीजिए, सारा काम मैं करूँगा, सारा मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट भी मैं लगा दूंगा, सब कुछ मैं कर दूंगा। अगर आपने इस तरह से आपने अप्लाई किया और बाद में रिफ्यूज़ल आती है, तो इसमें क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपने फॉर्म में क्या भरा है और आपने कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं। तो इस केस में बड़ा अजीब सा सिचुएशन हो जाती है कि आप कैसे इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे कि मैंने क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, मैंने क्या गलत किया और क्या मुझे ठीक करना है। तो इस केस में ये है कि आपको अपने एजेंट से अपना फॉर्म लेना है, जो वहाँ पे सबमिट किया है उसकी कॉपी आपको लेनी पड़ेगी, और उसमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ भरी है, और अगर हो सके तो उससे ये भी आप ले लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं। अगर वो दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कम से कम उससे अपना फॉर्म लीजिए कि उसने फॉर्म में क्या क्या भरा है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने उसमें उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है और वो कहाँ पे गड़बड़ हुई है जिसके कारण आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। तो ये सबसे बड़ी बात है। जब भी आप किसी भी तरह आप अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसका जो फोटो कॉपी है, जो आप फॉर्म भरते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे भर देते हैं, उसकी ज़रूर रखनी है अपने पास। अपनी फाइल की फ़ोटो कॉपी, एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखनी है। तो हम इसमें ये करते हैं, अगर वो एजेंट दे देता है तो ठीक है, नहीं देता तो उसमें ये होता है कि आपको केप नोट्स निकलवाने पड़ेंगे। तो वहाँ से पता लगेगा कि आपके फाइल में क्या कमी थी और किसके कारण वो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। वैसे तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसे एजेंट के पास जाइए जो आपके बिना नॉलेज के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, और आपका वो केस अगर एक बार ही ख़राब हो गया, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आपका केस ख़राब हो जाएगा, फिर आप बाद में कैसे अप्लाई करेंगे इसका आपको पता नहीं लगेगा। अब हम चलते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस में क्या है कि चलो, ये पहले केस में ऐसे कि आप केप नोट्स निकलवाइए, केप नोट्स में आपको रीज़न पता लगेगा कि किसके कारण रिजेक्ट हुआ है, तो उसी हिसाब से आप दोबारा अप्लाई करिए, अपना केस रीअप्लाई करिए, अपने प्रोफाइल को देखिए, अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना के फिर आप रीअप्लाई करिए। अब दूसरे केस में चलते हैं, जिसमें कि आपको पता है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं, आपको पता है कि फॉर्म में मैंने क्या भरा है। इस दूसरे केस में हमने क्या करना है अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद करना ये है कि सबसे पहली बात है कि आपने अपना जो फॉर्म है वो दोबारा से अच्छे से पढ़ना है उसको। उसमें देखना ही कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई आपके द्वारा या आपके एजेंट के द्वारा। फिर उसके बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं कि आपके एजेंट ने कोई डॉक्यूमेंट बदल के तो नहीं लगा दिए, या कोई डॉक्यूमेंट लगाना आप भूल तो नहीं गए, या एजेंट के द्वारा कोई गलती हो गया, वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाया। कोई भी ऐसा अगर कारण है तो आप उस चीज़ को पहले गौर करिए और उसके ऊपर जो देखिए कि किसके कारण मेरा ये वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो एक बात तो आप पहले सबसे पहले देख लीजिए कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर वीज़ा लगता है। कोई भी एजेंट आपका वीज़ा नहीं लगवा सकता। अगर कोई एजेंट आपका वीज़ा लगवाता भी है तो वो आपकी प्रोफाइल को इम्प्रूव करके लगाता है, वो ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है कि जिससे आपकी प्रोफाइल अच्छी बन जाए और वो आपका वीज़ा मिल जाए। तो इसमें एजेंट कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे बनाइए, अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाइए, तो उसके बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा पक्का मिलेगा। तो इसमें क्या है कि जब आपका अब जैसे आप अपना फॉर्म को पढ़िए अच्छे से और उसमें देखिए कि क्या क्या गलती है, जो जो गलती है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए।
फिर उसके बाद क्या है कि आप अपनी प्रोफाइल को देखिए। अगर आपकी प्रोफाइल में थोड़ी कमी थी तो आप वो अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करिए। इम्प्रूव करिए कैसे, मतलब वो आप अपने आप कर सकते हैं, उसमें कोई एजेंट आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप अपने कागज़ अच्छे से बनाइए, कोई कागज़ों में अगर कमी है आपने आईटीआर सबमिट करिए, अच्छी आईटीआर मतलब हायर आईटीआर सबमिट करिए। अगर आपके पास अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके रजिस्ट्रेशन के पेपर नहीं है तो आप उसको रजिस्टर कराइए, अपना करंट अकाउंट खुलवाइए। और अगर आपकी जॉब है तो जॉब की आप सैलरी अपने अकाउंट में लीजिए, अपने अकाउंट में लेने की कोशिश कीजिए, अपना बैंक स्टेटमेंट अच्छा बनाइए। तो इसमें 3-4 पॉइंट है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसके ऊपर आप काम करिए। सबसे पहले जो पॉइंट है जिसके आपको काम करना चाहिए, आपको पहले तो अपनी जो रिजेक्शन लेटर है उसको पढ़िए कि उसमें किस पॉइंट के ऊपर आपको रिजेक्ट किया गया है। और अगर उससे नहीं समझ आ रहा तो आप केप नोट्स निकलवाइए, जिसको GCMS नोट्स भी कहते हैं। वो केस नोट निकलवाइए, उसमें एग्जैक्ट रीज़न दिया होता है वीज़ा ऑफिसर की तरफ से किसके कारण ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की गई है। तो केप नोट से आपको एग्जैक्टली रीज़न पता लग जाएगा और जो रीज़न है उसके ऊपर आप वर्क करिए और अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करिए। और जो दूसरी चीज़ है कि अगर आपने जो भी है, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल में कोई कमी नहीं थी, अगर आपको लगता है कि मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, वो वीज़ा ऑफिसर ने क्यों रिजेक्ट किया है, तो उस केस में भी आप केप नोट्स निकलवाइए और उसमें से वो रीज़न आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा आप, और आप उसी पॉइंट के ऊपर अपना वर्क कर सकते हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल में थोड़ी बहुत कमी है तो उसको इम्प्रूव करिए। अगर आपको लगता है कि कोई कमी नहीं थी, सिर्फ मतलब हम अपना केस प्रेजेंट करने में थोड़ी सी कोई गलती हुई है या मैं कोई कागज़ इधर उधर हो गया, कोई एक आध कागज़ रह गया था, तो तब तो आप इमीडिएटली मतलब जैसे ही आपका रिफ्यूज़ल आता है उसके 1-2 दिन के बाद भी आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको कमी लगती है उसके ऊपर वर्क करके वो वाला डॉक्यूमेंट ज़्यादा दोबारा सबमिट करके, या कोई जैसे आपसे मतलब जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई या कुछ हो गया, या आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं नहीं कर पाए या उस वक्त अवेलेबल नहीं था, वो आपके पास आ गया बाद में, तो उसको आप अपलोड करके आप दोबारा उसी वक्त भी अप्लाई कर सकते हैं, इमीडिएटली भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई कारण नहीं है तो फिर आपको वेट करना चाहिए और अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करना चाहिए। आप दोबारा तभी लगाइए जब आपकी प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट आई है। प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट मतलब आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल में आपका स्टेटस बढ़ गया आगे से, जैसे आपकी प्रमोशन हो गई है जॉब में, या आपने जैसे अपना बिजनेस खोला वो ज़्यादा अच्छे से चलने लग गया, आपने आईटीआर ज़्यादा पैसों की अब सबमिट की है, उसके बाद जैसे आपका करंट अकाउंट नहीं था अब आपने करंट अकाउंट खुला लिया और सारी जो ट्रांजैक्शन है बैंक के थ्रू करने लग गए हैं, और आपने अपना बिजनेस भी रजिस्टर करा लिया, आपने जीएसटी नंबर ले लिया और जीएसटी रिटर्न भी फाइल करने लग गए, तो इसके बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। तो कुछ लोग अगर फील करते हैं कि मुझे अब ट्रैवल हिस्ट्री भी बनानी चाहिए तो वो ट्रैवल कराते हैं, जब जैसे 1-2 जगह पे जा आते हैं तो उसके बाद आप लगाइए। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि कब वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद अपनी फ़ाइल लगाएंगे। तो इसमें क्या क्या मतलब रीज़न हो सकते हैं कि बाद में आप जैसे आप फर्स्ट रीज़न है कि आपने आईटीआर अपनी इम्प्रूव किया है, उससे आपका फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव हो जाएगा। और कारण ये होता है आपने मैरिज कर लिया, पहले आप अनमैरिड थे अब आपने मैरिज कर लिया तो उसके कारण भी आपका स्टेटस है वो चेंज हो गया, तो उसके बाद भी आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ही जो है आपका जो बिजनेस है पहले से ज़्यादा अच्छा चलने लग गया, आपका एक ऑफिस आप 2 ऑफिस खोल लिए हैं, या आपकी एक शॉप थी अब आपने बड़ी शॉप खोल ली है और आपकी टर्नओवर बढ़ गई है, आपने अपने कागजात पक्के बनवा लिए, रजिस्टर करवा लिया अपना बिजनेस, और आप मतलब अब आप बिजनेस की भी आईटीआर भरने लग गए हैं और उसमें मतलब जीएसटी रिटर्न्स भी अब जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों से आपकी प्रोफाइल है जो बेटर हुई है, उसके कारण भी आपका स्टेटस इंप्रूव होने के कारण आपका प्रोफाइल इंप्रूवमेंट होगी है, तो उससे कारण भी आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो पहले जैसे आपकी सैलरी अगर अकाउंट में नहीं आती थी अब अकाउंट में आनी शुरू हो गई है, आपकी प्रमोशन हो गई, आपकी इंक्रीमेंट लग गई है, या आपने जॉब चेंज कर ली है, पहले जो जॉब से उससे अच्छी जॉब आपको मिल रही है जिसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है, ज़्यादा फैसिलिटीज मिल रही हैं, और आपका स्टेटस भी आपका रैंक भी बढ़ गया है। जैसे आप पहले एग्जीक्यूटिव लेवल पे थे तो अब आप मैनेजरियल लेवल पे आ गए हैं। तो ये सब चीज़ों से आपका स्टेटस जो है इम्प्रूव हो गया और आपकी प्रोफाइल इम्प्रूव हो गई है। एजुकेशन से भी जैसे आपने पहले ग्रेजुएट थी अब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं,
तो उससे आपका जैसे प्रमोशन हो गया उसके कारण, तो उसका स्टेटस आपका इम्प्रूव हो गया, तो उससे भी आपको जो है आपका प्रोफाइल बेटर हो जाता है, तो उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ये होती है कि आप और प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं एक साल में, जैसे आपके पास पहले एक घर था, अब आपने एक ऑफिस खरीद लिया या एक और घर खरीद लिया या फ्लैट खरीद लिया, तो आपका जो है फाइनेंशियल स्टेटस और हाई हो गया, तो उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन आप उसके जैसे आपका रिजेक्शन होता है उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या क्या कमी थी प्रोफाइल में। अगर आपको वो लगता है कि मेरे प्रोफाइल में ट्रैवल हिस्ट्री की कमी है, तो आप कहीं एक दो कंट्रीज में घूम के आ जाइए, तो उसके बाद आप अप्लाई करिए। सपोज आप पहले जैसे थाईलैंड गए हैं या सिंगापुर गए, तो आप नेक्स्ट टाइम आप शेंजन कंट्री में जाइए, यूरोपियन कंट्री में जाइए, दुबई जाइए, रशिया जा सकते हैं, आप किसी भी कंट्री और में जा सकते हैं। देर आर सो मैनी कंट्रीज, बहुत कंट्रीज हैं, जैसे जो भी आपको पसंद है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको वीज़ा मिल ही जाएगा। साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। बेसिकली आपको अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करना है। प्रोफाइल कैसे इम्प्रूव होगी? अगर आप उसके ऊपर वर्क करेंगे, देखेंगे कि पहले में थोड़ी बहुत जो कमी है मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, उसको बेहतर बनाऊँगा, तो मेरे को वीज़ा मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये जो थे ये मेन जो फैक्टर्स है आपको देखना है। तो सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी। आपने अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने हैं फाइल में, उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि क्या कमी है क्या नहीं है। क्योंकि कोई भी आपको ये चीज़ बता नहीं सकता, ये सिर्फ वीज़ा ऑफिसर जब आपकी फ़ाइल को जज करता है उसके बाद ही रिजल्ट आता, तो उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि आपकी प्रोफाइल कितनी कितनी अहमियत रखती है, आपकी प्रोफाइल सूटेबल है वीज़ा के लिए या नहीं है। अगर मैं भी आपको कहूँगी कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो वो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो वीज़ा है वो वीज़ा ऑफिसर ने देना है। इसमें कोई भी एजेंट ये चीज़ गारंटी नहीं कर सकता, कोई भी जो कंसल्टेंट है, कोई भी कंपनी है, कोई भी जो है दुनिया में, सिर्फ वीज़ा ऑफिसर ही इस चीज़ की गारंटी दे सकता है कि उसने वीज़ा देना है या नहीं देना। और कोई जो मर्जी कही जाए, जब तक आप अपनी फाइल सबमिट नहीं करेंगे, उसके ऊपर रिजल्ट नहीं आता, तब तक कुछ भी नहीं कह। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। तो सबसे जो मेन बात है कि आप अपनी फाइल को बेटर बनाइए। फाइल कैसे बेटर बनेगी? जब आप अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करेंगे, अपनी प्रोफाइल को बेटर बनाएंगे। और जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करते हैं, उसकी आप अपने पास कॉपी रखिए कि आपने क्या क्या चीज़ सबमिट किया, जो भी फॉर्म भरा उसकी भी कॉपी रखिए, ताकि अगर बाद में कोई रिफ्यूज़ल आ जाती है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, हम उसको आप इम्प्रूव कर सकें। और आपको पता होना चाहिए कि पहले हमने क्या सबमिट किया था, तो उसमें क्या कमी थी, उसको हमने कैसे इम्प्रूव करना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे जो फैक्टर्स है, सारी जो रीजंस है, वो आपको बता दिए। और एक जो है कि अपना बैंक स्टेटमेंट को हमेशा अच्छा रखिए। अगर जैसे रिफ्यूज़ल आ जाता है उसके बाद भी अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करिए। सपोज आपके तो पहले बैलेंस कम था, बैलेंस बढ़ गया, आप बढ़ाइए उसको, बैलेंस को उससे और बढ़ाइए, उससे ज़्यादा बढ़ाइए, और उसको और बेटर करिए, और ज़्यादा ट्रांजेक्शन करिए अपनी बैंक स्टेटमेंट में। इससे भी आपकी जो प्रोफाइल है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और उसके बाद आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर आप लगातार वर्क करिए। ये नहीं है कि आज रिफ्यूज़ल होगी तो आपने सारा कुछ छोड़ देना है, तो फिर आप सोचोगे कि जब मैं दोबारा अप्लाई करूँगा फिर मैं इन चीज़ों पे वर्क करना शुरू करूँगा। ये नहीं, आप लगातार इस पे वर्क करते रहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी फिर दोबारा लगा सकें। तो यही था, जो है मेन चीज़ें यही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। लोग पूछते हैं कि रिफ्यूज़ल के बाद कितने दिन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ये नहीं कि 10 दिन 15 दिन या 1 महीना 2 महीना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर कितना वर्क करते हैं, कितनी जल्दी आप उसको इम्प्रूव करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये 1 हफ्ते में भी हो सकता है, अगले दिन भी हो सकता है, ये 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। ये सारा जो चीज़ है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी कि आपने कब अपना फाइल दोबारा लगा सकते हैं रिफ्यूज़ल के बाद। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैम्पल
सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। तो इसके अलावा जो मैं हर अपने वीडियो में ऑफ़र देता हूँ वो है कि आप अगर अपना टूरिस्ट वीज़ा, कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा या जिसको TR या 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं, उसकी अगर आप फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ पे आप फ़ोन करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे ऑफिस में आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने आंसर्स मिले होंगे, अपने जो प्रश्न है आपके अपने मन में जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स मिले होंगे काफ़ी क्वेश्चंस के। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मन में, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से फ़ोन पे पूछ सकते हैं। उसका नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मेरे से कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं या कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख के उसके बारे में आंसर ले सकते हैं मेरे से। तो यही था मेरा आज का वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए इस पर और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। ये हो सकता है कि आपको इस वीडियो की ज़रूरत ना हो, पर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर या रिलेटिव्स को इस चीज़ की नॉलेज चाहिए हो, उनको अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो उनको ये नॉलेज मिलेगा और वो इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपनी फ़ाइल बनाने में उनको हेल्प मिलेगी और वो अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो यही मेरा जो है मेन मकसद है ये वीडियो बनाने का। ओके, बाय।